अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बी माय गेस्ट के साथ आपका मेज़बान शुजाअत हमायूं शुजा अपने प्रोग्राम को लेके आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बी माय गेस्ट में मेरे साथ शोबिज़ से रिलेटेड कुछ सितारे, कुछ फनकार, अदाकार, हिदायतकार, कुछ राइटर्स, कुछ सिंगर्स इस प्रोग्राम में आप देखते रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं कि जिनके बारे में कुछ कहना, सुनना या बोलना यह आसान नहीं, क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छी राइटर भी है, एक मुसन्निफ है, हिदायतकार भी हैं। और आज खूबसूरत बात है कि उन्होंने रिसेंटली अपनी एक किताब शाया की जिसका उन्वान है आधा सांस। किताब लिखना आसान है, मुश्किल है। गोया कि ये वक्त किताब पे तवज्जो कोई नहीं दे रहा, लोग किताब से दूर हो गए। लेकिन आज किताब लिखना कैसा है, इस मौजू पे आज की जो हमारी मेहमान है, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, एक बहुत यूनिक नाम, और हमेशा इनके चेहरे पे आप मुस्कान देखेंगे। मिलवाते हैं आपको मैडम आमना शदीद साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आमना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप एक तवील सफ़र करने के बाद हमारे इस्लामाबाद लाइफ प्लस के स्टूडियो में ही है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शबीब का मतलब क्या है? शबीब का मतलब है नौजवान। नौजवान। हाँ जी। यानी आपने हमेशा नौजवान रहने का फैसला किया? शबीब मेरे हस्बैंड का नाम है। ओह, वो आपके हस्बैंड माशाल्लाह मैं देख रहा था काफ़ी यंग पर्सनैलिटी हैं, जी। और वाकई ही वो एक खूबसूरत जवान है। आमना शबीब, मैडम आमना शबीब जो मेरे साथ है। मैडम, इस इतनी कम उम्र के अंदर किताब लिखने का ख्याल आपको कैसे आया? किताब लिखने का ख़्याल मुझे कुछ साल पहले से था, लेकिन ये था कि मैं स्क्रिप्ट लिखती थी, कुछ पेजेस जैसे कुछ रजिस्टर में लिख दिया और फिर उसके बाद रख दिया। जब मैंने मेरे माइंड में एक स्टोरी आई जिसका क्लाइमेक्स बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, अभी तक किसी ड्रामे, किसी मूवी में नहीं दिखाया गया। तो जब आई तो मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी है। तो मैंने उसका वन लाइनर लिख के उसको रख दिया, लेकिन मैंने पूरी किताब नहीं लिखी, स्क्रिप्ट नहीं लिखा। तो एक दो लोगों से जब मैंने शेयर किया तो सबको बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे ये था कि अगर मैं किसी को देती हूँ चैनल को, कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पता हो जाता है। तो फिर मुझे एक सर मिले, एक अजीज़ हैं अंजुम सर, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इसको किताब की शक्ल में दो, तो ये आपकी ही रहेगी सारी ज़िंदगी। माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि ऐसा स्क्रिप्ट है कि कोई कॉपीराइट ना हो जाए, तो हम इसको किताब की शक्ल में देते हैं। तो वहाँ से फिर ख्याल आया, तो फिर मैंने इसका पूरा स्क्रिप्ट लिखा और फिर इसको किताब की शक्ल में लॉन्च किया। आपको अपनी ज़िंदगी में पहले भी लिखने का शौक था, ये अचानक से ही ख्याल आ गया? मुझे शौक हमेशा से था, लेकिन वो जो होता है ना, आपके माइंड में, दिमाग में डिफरेंट किस्म की स्टोरीज चलती हैं, लेकिन वो उसको लिखने में मैंने कुछ टाइम लगा लिया। तो ये था कि मेरी पहली किताब है, इंशाल्लाह आगे आगे और भी आएंगी। मैं आपकी किताब पे जाने से पहले कुछ जनरल क्वेश्चन आपसे करूँ मैडम। हाँ, श्योर। अब लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं, लोग अपने कंटेंट को कोई और लेके जा रहे हैं, अपना कंटेंट कुछ और लिख रहे हैं। आप आज के इस ज़माने में कि जब हर बंदा सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, आपने किताब को ही क्यों प्रेफर किया? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग अभी हैं जो किताब पढ़ना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया में मैं वो मैसेज नहीं पहुंचा सकती जो किताब के ज़रिए मैं पहुंचा सकती। क्या आज भी किताब पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इतने हैं कि जो अदब को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। आज किताब पढ़ने का रवाज नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल। आज की जो हमारी यूथ है वो किताब से बहुत दूर हो गई मैडम। तो क्या इस चीज़ के कोई नुकसानात भी आप देख रही हैं? हाँ, बिल्कुल, आप 24 घंटे मोबाइल देखते रहते हैं। अब मोबाइल में आपकी मतलब आईसाइट का भी इशू हो जाता है आपको, और भी बहुत से मसले होते हैं, लेकिन किताब से ये होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मोबाइल से, ये सोशल मीडिया से आपको सीखने को कुछ मिलता होगा। ख़वातीनो हज़रात, इनको ये शर्फ हासिल है कि इनकी किताब के मुतल्लिक़ हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है खलीलुर रहमान कमर साहब, उन्होंने भी रिव्यू दिया। मैडम, जब आपने ये किताब शाया की जी। तो
मैंने सुना है कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने आपको कुछ रिव्यूज़ दिए किताब के मुतल्लिक, कैसा रहा उनके साथ तजर्बा, क्या रिव्यूज़ थे उनके? रिव्यूज़ उनके माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा तो मैंने उनको कॉल की कि मैं ऐसा कुछ नावल लिख रही हूँ, तो क्या आप मुझे रिव्यू देंगे? तो उन्होंने मुझे पहले कहा कि सबसे पहले तो आप मुझे स्क्रिप्ट भेजें, उसमें कितनी जान है मैं ये देखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना इतनी कीमती वक़्त में मेरा मतलब 400 पेजेज़ का स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ा। 400 पेजेस का? जी, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा है, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो उन्होंने मुझे रिव्यू दिया और मैं उसके उनके लिए उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, मतलब इतने बड़े दिल के मालिक हैं, एक न्यू कमर को उन्होंने सपोर्ट किया और रिव्यू दिया। बड़े लोगों का काम होता है हमेशा सपोर्ट करना। बिल्कुल। आप वैसे ज़ाती तौर पे किससे मुतासिर हैं लिखने में? लिखने में मैं खलीलुर रहमान कमर से भी हूँ, क्योंकि उनके डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं, मुझे लगता है जैसे अंदर से आ रहे हैं। उनके हर डायलॉग में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। और इसके अलावा मैं एक बानो कुदसिया से भी हूँ। बानो कुदसिया साहिबा बहुत बड़ा नाम है हमारे बहुत। पाकिस्तान का। जी, जी। और एक हाशिम नदीम है जिन्होंने खुदा और मोहब्बत लिखा था। जी, जी, बिल्कुल। वो उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर, वो भी मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं। मतलब वहाँ से ही आपको ख़्याल आया कि मुझे भी लिखना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, जब मैंने लिखा ना तो फिर मैंने इनको सर्च किया, हुँ। तो वह तब मुझे जो ज़्यादा अच्छे लगे वो यही सब थे। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम। मैं एक रैंडमली सवाल करता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे पास कोई भी गेस्ट आता है मैं उससे कुछ सवालात ज़रूर करता हूँ। श्योर। जुनून इश्क के बारे में आपका क्या ख़्याल है? अच्छा, मेरा जो नॉवल है ना वो जुनून इश्क के ही बारे में ये है। तो खूबसूरत हो गया। बिल्कुल, और मैं खुद भी थोड़ी जुनूनी पर्सनैलिटी हूँ। मुझे दिखने में नहीं लगती हैं। दिखने में नहीं लगती हूँ पर मैं हूँ। मुझे लगता है जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे हर हाल में चाहिए। तो मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाना पसंद करूँगी, लेकिन अच्छी बात नहीं है ये, अच्छी आदत भी मैं इसको नहीं कहूँगी। लेकिन होती हैं कुछ आदतें आपको बचपन से कि आप थोड़ी जुनूनी होते हैं, किसी चीज़ पे भी आप एक्सट्रीम लेवल में चले जाते हैं। तो मेरा नॉवल भी उसी बेस में है कि एक जुनून की शिद्दत बताई हुई है लड़की में, कि वो इतनी जुनून की शिद्दत में चली जाती है कि वो अपना भी बहुत नुकसान कर देती है और दूसरों का भी। मेरा बेसिकली नॉवल का यही कॉन्सेप्ट है कि किसी चीज़ का भी हद से गुज़र जाना आपके नुकसानदेह होता है। चाहे वो मोहब्बत हो, नफ़रत हो, हसद हो, कुछ भी हो। बेसिकली आधे सांस का ये कॉन्सेप्ट है जो आपने हाँ, बताया। वो जुनून मतलब किसी भी चीज़ से हद कर भग जाना। इसका नाम आधा सांस ही क्यों रखा आपने? क्योंकि मेरे जो करैक्टर हैं वो पूरे नॉवल में, पूरे स्क्रिप्ट में आधा सांस ही ले गए हैं। अरे वाह! इसलिए आधा सांस ही लेना, मुकम्मल नहीं कर पाए उसको। नहीं, मुकम्मल कोई करैक्टर भी नहीं ले सका। ये एक बहुत मुश्किल तरीन थीम है जिसको आपने सोचा। ये चीज़ लिखते वक़्त कोई मुश्किलात दरपेश आई मैडम आपको? बिल्कुल, मुझे मेरा एक जो मेन करैक्टर है इज़्ना नाम का, उसके लिए वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग करैक्टर था कि वो अच्छी, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़ामियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी लोग उससे मोहब्बत करें। तो मैंने ऐसा करैक्टर बनाया है, बहुत ख़ामियों के बावजूद लोग उससे मोहब्बत ही करेंगे। तो वो मेरे लिए था, मुश्किल था वो मेरे लिए। अगर आपका वो कैरेक्टर किताब से निकल के आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगी? मैं उसको कहूँगी जो तुमने आखिर में किया है वो हकीकत में मत कीजिए। कहते हैं कि लिखने वाले को सोच समझ के लिखना चाहिए, क्योंकि बाज़ बात लिखा हुआ मुकद्दर की शक्ल में आपके सामने आ जाता है। अगर आपके किरदार आपके सामने आ जाए और बिल्कुल। वो आपसे कहें कि क्यों लिखा तुमने ये सब, तो आप क्या इसका जवाब दे सकती हैं? मैं जवाब दूँगी क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी में आपको कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती आपकी, ज़िंदगी में कभी हैप्पी एंडिंग नहीं नहीं होती है। होती। किसी न किसी को आपको छोड़ना ही पड़ता है, किसी न किसी चीज़ को आपको, जिसका पछतावा आपको हमेशा रहता है। तो इसलिए आपको भी ज़िंदगी में कोई पछतावा रहा है? मुझे कोई पछतावा नहीं रहा, लेकिन ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जिसको अगर आप याद करो तो आप सोचते हो काश मैं उस वक़्त ऐसा नहीं ऐसा कर लेता। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कोई पछतावा ना हो। मैंने सुना है इसके बाद आपका एक नावल और भी शाया हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। वो कौन-सा है? वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, उसका भी मैं नाम अनाउंस करूँगी। अभी हिडन है, अभी हाँ, नाम नहीं हिडन अनाउंस है। करती, लेकिन एक किताब लिखना और एक किताब के बाद फिर दूसरा अपना नावल। पुराने वक़्तों में मैडम आमिना, आज से मैं 15-20 साल पहले जो लोग नावल शौक से पढ़ा करते थे बहुत, बिल्कुल। और उसके तजस्सुस से बाहर आना उनके लिए मुश्किल था। उस नावल में इस नावल में क्या फ़र्क समझती हैं आप? देखिए, पुराने वक़्तों के नॉवल जो थे ना वो इस तरह के भी थे कि आपको एक सबक मिलता था, आपको पता होता था कि आपको अपनी लाइफ़ में क्या करना है। जो मेरा नॉवल है वो एक मोहब्बत, एक शिद्दत जुनून में बना हुआ है।
इसमें भी आपको ये गाइडेंस हुई हुई है कि किसी चीज़ को भी हद से ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पुराने वक्तों का मुकाबला तो शायद मैं आज के दौर पे नहीं कर सकूंगी, लेकिन आज के दौर का मुकाबला मैं लाजमी कर सकती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप जब किताब लिख रही हैं तो जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो लिखते लिखते वो आपको फ़नी मूड में ले आए हो, आपके चेहरे पे हंसी आ गई हो? हाँ, बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है, एक करेक्टर मेरा ऐसा है कि वो पीछे ही पड़ जाती है किसी चीज़ के, तो मुझे हंसी आती है कि थोड़ा सा स्पेस भी नहीं दिया, मतलब आप मतलब पीछे ही पड़ जाते हो किसी चीज़ के। और किसी कैरेक्टर ने लिखते हुए बहुत ज़्यादा आपको संजीदा कर दिया, रुला दिया हो? वो मेरा इजना ही करेक्टर है, जो मुझे एंड में, मैं अभी भी पढ़ती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, उसका एंड ऐसा है। कभी शॉर्ट फिल्म लिखने का इत्तेफाक हो या आगे अगर कोई शॉर्ट फिल्म की आपको ऑफ़र है या आपको फिल्म लिखने की या ड्रामा लिखने की ऑफ़र है, जैसे आपने बताया कि आप काफ़ी मुतासर हैं खलीलुर रहमान कमर साहब से, अगर उनकी तरह कोई ड्रामा लिखना पड़े, शॉर्ट फिल्म लिखनी पड़े, तो उस चैलेंज को क्या आप कबूल करेंगी? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ना मेरे दिमाग में मतलब बहुत यूनिक सी स्टोरीज़ आती हैं। मैं कहती हूँ अब ये सास-बहू से हट के कुछ हम दुनिया को दिखाएँ, एक यूनिक स्टोरी हो, अच्छा कोई अच्छा मैसेज दे सकूँ। अगर मैं शॉर्ट फ़िल्म में अपना एक बहुत अच्छा मैसेज दे सकती हूँ, तो मैं ज़रूर दूँगी। और मैं ये भी चाहूँगी कि इस नॉवल को मैं एक एज़ ड्रामा या नॉवल मैं इसको दूँ, मैं पसंद करूँगी बहुत ताकि खूबसूरत लोगों बात तक है ये जी। पहुँच सके। मैडम आमना शबीब साहिबा कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो आधा सांस है, मैं चाहती हूँ कि इस इन कैरेक्टर्स को अगर पिक्चराइज किया जाए तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपके कैरेक्टर में से कोई एक किरदार आपके घर आ जाए, उसको कैसे डील करेंगी आप? अगर कोई घर आ जाए, तो उससे मैं पूछूँगी कि वो भी ऐसा ही चाहता था जो मैं चाहती थी। तो कभी कैरेक्टर से बातें करने की कोशिश की है आपने? जब तक आप कैरेक्टर से बातें नहीं करते ना, तो आप उनके बारे में लिख नहीं सकते। बहुत खूबसूरत बात। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि जब मैं लिखने लगी हूँ, अगर मैंने आज़िल का कैरेक्टर लिखना है, तो मुझे खुद ही आज़िल बन के जवाब भी देना पड़ता था, कि मैं होती तो इस सिचुएशन में ऐसा ही जवाब देती। तो होता है क्यों नहीं, आप कैरेक्टर से बातें करके ही एक स्क्रिप्ट मुकम्मल कर सकते हो। अब चूंकि बातों से बात चल रही है मैडम, क्या आपने कभी कोई ऐसा किरदार लिखने की कोशिश की है, हाँ, कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासर किया हो? ऐसे बहुत से कैरेक्टर होते हैं। देखिए, लिखने में क्या है, लिखने में तो आप एक इंसान को फ़रिश्ता भी बना देते हो, शैतान भी बना देते हो। लेकिन लिखने में आप एक ऐसा इंसान भी बना सकते हो जिसमें कोई ख़ामी ना हो। तो हम्म। मुझे लगता है कि कैरेक्टर से मुतासिर होना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जब आप खुद ही लिख रहे हो तो आप मुतासिर भी हो सकते हो। अपनी ज़िंदगी के हवाले से कोई कैरेक्टर लिखा कभी, जो आपकी अपनी ज़िंदगी का वर्जन हो? वो मैंने लिखा है, इसमें इज़्ना जो है वो थोड़ी बहुत मुझसे बड़ा ओह! अब मैच राज कर खुला, ये इज़्ना कौन है? तो थोड़ा मैच करती है मुझसे कि थोड़ा जुनूनपन, हर चीज़ की शिद्दत, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहती हूँ मैं चेंज करूँ, लेकिन वो मुझे लगता है वो वक़्त के साथ होंगी। ख़वातीन और हज़रात, आधा सांस सुनने में मुझे इतना लुत्फ़ दे रहा है कि मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है। वैसे तो आजकल मैडम आमना लोग किताब से लगाव हटा चुके हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर आप जैसी खूबसूरत पर्सनैलिटी भी आज भी किताब से लगाव रख के बैठी हुई है और आप ये समझती है कि किताब से इनकलाब बर्पा किया जा सकता है, बिल्कुल। तो किसी न किसी तरीके से लोग कोई आवाज़ के ज़रिए, कोई अपने कलम के ज़रिए, कोई अपनी किताब के ज़रिए, कोई अपने ख़्याल के ज़रिए मुआशरे में इस्लाह पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आपका ये जो एडिशन है मैडम, आधा सांस, क्या ये मुआशरे के अंदर क्या उसको नतीजा देके जा रहा है? माशरे के अंदर यही नतीजा देगा है कि आप हद से नहीं भरें किसी चीज़ के लिए भी। हदूद में रहें। हदूद में रहें, हर चीज़ जितनी भी आप जितना हद में रहेंगे उतना आप सुकून में रहेंगे। और जितना आप चीज़ों के पीछे भागेंगे उतना आप बेचैन रहेंगे, दूसरों को भी तंग करेंगे, खुद भी तंग होंगे। तो मैं चाहती हूँ मोहब्बत हो, प्यार हो, जो भी रिश्ता है, उसमें आप एक लिमिट में रहेंगे तो वो हमेशा भी रहेगा और आपको सुकून भी देगा। मोहब्बत का हक कैसे अदा हो सकता है? मोहब्बत का हक तो रोज़ ही अदा करना पड़ता है, एक दफ़ा तो होता नहीं है। तो मेरे ख़्याल से मोहब्बत एक ऐसी हासिल चीज़ है जिसको आप हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन उसको रोज़ थोड़ा-थोड़ा पाना पड़ता है कि कहीं खो ना जाए। तो इसलिए कि कहीं खो ना जाए। बिल्कुल, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, इसको खोने का डर आपको हमेशा रहता है। चाहे आप 60 साल की एज में हो, चाहे आप 16 साल की एज में हो। वो उसका डर आपके दिल में हमेशा रहता है कि मुझसे दूर ना चला जाए, कुछ हो ना जाए, बेवफ़ाई ना कर ले। ये हमेशा रहता है आपके साथ। जिसको जिससे मोहब्बत होती है, वो बहुत मोहतात रहता है।
बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि दूर ना चला जाइए। अगर किसी के दिल में अपनी मोहब्बत देखनी हो कि क्या वाक़ई वो मुझसे मोहब्बत करता है, तो उसके लिए वो कैसे देखी जा सकती है? देखिए, मोहब्बत देखने का नहीं, दिखाने का काम है। आपको है ना, आपको है, आप उसको दिखाएँ। जब उसको आपको होगी, वो आपको दिखाएगा। ठीक है? अगर वो आपको नहीं दिखाएगा तो इट्स ओके, आपने तो की। अगर वो नहीं करा तो कोई बात नहीं, आप तो करो ना, आप तो अपना हक अदा करो। जब एक स्टेज आएगा कि उसको भी लगेगा कि मुझे भी अदा करनी चाहिए, तो वो डेफ़िनेटली ज़रूर करेगा। ये ज़बरदस्ती का काम नहीं है। ये सुकून का काम है, इंतज़ार का काम है। ऐसे नहीं कि आज मैंने की है, कल तुम करो। अच्छा, ऐसी मतलब चीज़ नहीं इसमें है। ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि दो तरफ़ा ही हो या एक तरफ़ा भी होती है? देखिए, मोहब्बत होती ही एक तरफ़ा है। एक तरफ़ा होती है। हाँ, दो तरफ़ा तो आपकी कमिटमेंट होती है ना, कि डील ओह! होती है आपकी। ठीक है कि अच्छा मैं भी कर रही हूँ, तुम भी कर लो। तो ये एक डील होगी हमारी। ये एक नई बात मेरे सामने है, मैं भी करूँ तो तुम भी कर लो, ये डील है, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वही होती है जो आपको है। फिर वो आप उसको इतनी मोहब्बत करके मजबूर कर देते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करे। उसको कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत का ताल्लुक कहाँ है? मोहब्बत का ताल्लुक मुझे लगता है हर सांस में है। आधे सांस में भी है? आधे सांस में है, तभी तो वो आधा सांस है। ओह! काफ़ी मेरे लिए ये गुफ्तगू बिल्कुल एक नहीं है, क्योंकि मैं आज उस शख्सियत के सामने बैठा हूँ कि जो कलम रखती है अपने हाथ में और जिनका ताल्लुक लिखने से है। राइटर हज़रात से बात करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं सँभल-सँभल के चल रहा हूँ। मोहब्बत के हवाले से हर इंसान के अपने व्यू होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना समझे कि मुझे मोहब्बत हुई है, नहीं हुई, इस बात पे ना पड़ेगा। आपको मोहब्बत हुई है? जी बिल्कुल, मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल में मोहब्बत हुई है। ओह माय गॉड! और मुझे एक ऐसी मोहब्बत हुई है जिस पे मैं बिल्कुल ही, मुझे था कि मिले मिले, नहीं तो मेरा, नहीं तो किसी का नहीं। यानी मुझे एक ही फैसला है, या तो मिल जाए, या नहीं तो मेरा, नहीं तो किसी तो का भी मैं नहीं। फिर किसी और की नहीं। वो भी किसी और का नहीं। मतलब मेरी बड़ी जुनूनी सी मोहब्बत है कि अगर वो मेरा है तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी का भी नहीं। तो लेकिन नॉवल का भी ये कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, मेरा है तो ठीक, तो नहीं तो किसी का भी नहीं। तो ये है कि मुझे हुई है, लेकिन पास हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत स्ट्रगल के बाद पास हो गया। ये था कि बहुत मेहनत है, एक चैलेंजिंग है। अच्छा, मुझे जब कोई कह देता है ना नहीं, तो मैं उस नहीं पे कहती हूँ कि इसने मुझे नहीं क्यों कहा है। चैलेंज है आपके लिए। हाँ, जब तक वो हाँ नहीं करता, फिर मेरी मर्ज़ी है उसकी हाँ के बाद साथ चलूँ या ना चलूँ। लेकिन हाँ, मैं करवाती हूँ। तो ये मेरे लिए था, काफ़ी टाइम लगा, स्ट्रगल हुई, लेकिन हो गई हाँ। लेकिन फिर हमारी शादी हो गई अच्छा, और शादी भी कर ली? जी, तो ये था मेरे लिए। लेकिन शादी के बाद मोहब्बत मुझे लगता है कि सो जाती है। मैं हाँ, होता है ऐसे। मैं एक पर्सनल सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। आपने मोहब्बत की, क्या उनको आपसे हुई या आप अपनी तरफ खींच के लाई हैं? मैं उनको लेके आई अपनी तरफ, ओह हो! और वो भी मैंने वेट किया 4 साल, और बहुत स्लोली मुझे लगता है ये काम चलता है। एकदम से जो हो जाता है वो भी मोहब्बत तो नहीं होती। मतलब आपने बताया है कि मैं आपसे वाक़ई ही में यकीन दिलाया है। वो देखें, यकीन दिलाने से अच्छा है कि आप ऐसा कुछ करो कि उनको यकीन आ जाए ना, बातों से तो क्या है। आपने क्या किया? मैंने मतलब इंतज़ार किया 4 साल, अगर आप किसी वाह! से इंतज़ार। करते हैं, और फिर एक राब्ता होता है आपका, एक अच्छे ताल्लुकात होते हैं, और मुझे लगता है सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है, आप आगे चल सकते हो। अगर किसी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, वो मोहब्बत भी मैं उसको नहीं कहूँगी। वो उस कुछ टाइम के लिए आपके लिए एक वो होता है कि चले अब मुझे मिल जाए, और कुछ टाइम बाद आप कहते नहीं, ओके बस ठीक है, ख़त्म हो गया, घूम फिर लिया, ओके। लेकिन मुझे लगता है जो मेरी मोहब्बत थी वो बहुत, एक तो स्लो थी, स्लो पॉइजन, धीरे धीरे उस पर असर कर रही थी। तो ये था कि अब मेरी तो होगी शादी। मैं शबीब भाई, आपसे बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत हुई इनको, लेकिन आप एक खुशनसीब इंसान हैं कि आपको एक ऐसा इंसान मिला जिसने पूरी दुनिया में आपको चुना। तो आप प्लीज़, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इस इंसान की कभी उस वो जो इन्होंने इंतज़ार किया, उस इंतज़ार को अपने सामने रखिएगा, तो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट फैसला। आप खुशनसीब हैं, मेरे लिए मुबारक हो। ऐसे गरीब लोग कोई बात नहीं। मैडम आमना, दामने वक्त में गुंजाइश कम है, बातें तो इतनी है, मैं आपसे करता चला जाऊंगा, सीखता चला जाऊंगा, हमारी ऑडियंस सुनती रहेगी और वक्त का पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी मेरे पास कोई 7-8 मिनट बाकी है। आखिरी सवाल मोहब्बत पे कर सकता हूँ? श्योर। शायद मैं भी कुछ सीखना चाह रहा हूँ, कहीं बिल्कुल। मुझे नाकामी हो रही हो, शायद कहीं उससे क्या आप जिससे मोहब्बत होती है
दूसरी बार भी होती है? जैसे आजकल मोहब्बत एक फैशन बन चुका है, इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे, कि ये मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत वन टाइम होती फिर नहीं होती? नहीं, मोहब्बत वन टाइम नहीं होती। ये कम ज्यादा होती भी है या नहीं? देखिए, कम ज़्यादा का ताल्लुक नहीं होता, अगर मोहब्बत है तो है, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है, या होती है या नहीं होती, ठीक है। अगर आपको एक बंदे से है लेकिन वहाँ से आपको नहीं रिस्पॉन्स मिला, लेकिन दूसरा बंदा ऐसा ये है जो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, तो मुझे लगता है कि उसे कर लेनी चाहिए, बजाय कि टाइम ज़ाया करें। अच्छा, अगर आपकी मोहब्बत है कोई और वो कहीं और चली गई है, तो क्या कहते हैं, जैसे खलील रहमान कमर साहब ने एक जुमला कहा था कि मर्द अगर हाथ छुड़ा के जाना चाहे तो उसे रोक लो, शायद वो रुक जाए, लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ा के जाना चाहे तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती। मैं उनकी बात पे नहीं अग्री करूँगी, अब भाई ना बात, क्योंकि अगर औरत भी जब छुड़ाना चाह रही हो तो आप उससे पूछो ना वजह क्या है, क्या पता आप में कोई कमी हो तभी वो जा रही है। लाजमी नहीं है कि औरत हाथ छुड़ा रही है तो वो बेवफा है, क्या पता आप बेवफाई कर रहे हो, उसको पता चल गया हो। तो मुझे लगता है, मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं अग्री करूँगी, अगर वो जाना चाह रही है तो उससे पूछो। अगर आप कुछ चेंज कर सकते हो खुद को तो उसको रोक लो, वो भी रुक जाती है। पलटना चाहिए। हाँ, वो भी रुकती है, उसको भी उतना ही साथ चाहिए जितना आपको उसका चाहिए। मोहब्बत में ताल्लुक का टूट जाने की ज्यादा वजह क्या होती है? मोहब्बत में ताल्लुक इसलिए टूट जाता है क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते। अक्सर ना कुछ लोग मोहब्बत इस तरह करते हैं कि सांस बंद कर देते हैं कि वो आप सांस भी आपकी ही मर्जी से ले, ठीक है। फिर आगे से कहते हैं जी मैं तो बहुत ज़्यादा पोसेसिव हूँ, ऐसा तो हो, लेकिन नहीं, आप उसको खुला छोड़ दो, वो आपका है, आपका ही रहेगा। वाह, आप ये ना देखिए, मुझे भी थोड़ी बहुत सांस आ रही है, मुश्किल टॉपिक है। और मैडम, अफसाने भी लिखती हैं? हाँ, अफसाने भी लिखे हैं मैंने। और दूसरा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पेरेंट्स से, वालदा से ही मोहब्बत होती है। हाय हाय। और मैंने ये नावल लिखा भी अपनी वालदा के ही नाम है, तो मेरा था कि पहला नावल था और मैं उन्हीं के नाम लिखूंगी। तो सबसे पहले मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अपनी वालदा को जहन में रख के एक नावल लिखा, और वालदैन हयात हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह वालदा हैं, वालिद नहीं है। अगर आज वो होते तो बड़ी अप्रिशिएट करते आपको। श्योर, क्यों नहीं। आपकी वालदा और वालिद में भी कोई लिखता था इस काम को? जी, मेरी मदर लिखती थी, लेकिन वो फिर कभी उनका पब्लिश नहीं हो सका। ये ऐसे गॉड गिफ्टेड चीज चली आ रही, कभी पब्लिश नहीं हो सकती, लेकिन आपने आज उसको मुकम्मल करके जी, आधे सांस की सूरत में आप पब्लिश कर दिया। मैडम, शायरी से लगाओ। बिल्कुल, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं, कुछ ऐसा है शेर जो मैंने लिखा है। अगर मैं आपसे कुछ अच्छी सी नज्म या कुछ अशार सुनना चाहूँ? शायर सुन लीजिए, नज़म तो नहीं लिखी। चले, जो वही बात है, अपने अपने मैं आपको 2 अदद सुना देती हूँ। जी। एक तो वो मुझे फूल समझता था आमना, इसीलिए कांटों के सहारे छोड़ गए। वो मुझे फूल समझता था आमना, इसीलिए कांटों के सहारे छोड़ गया। और एक मैं सुनाऊंगी, एहसास तन्हाई उसको शायद हमारा बहुत था, तभी तो वो जाते हुए कुछ सवाल छोड़ जाता है। मैं वाह, उसकी याद से कैसे निकलूं आमना, हम माजी से जो निकलते हैं वो हाल छोड़ जाता है। ओए हाय हाय हाय, हम माजी से निकलते हैं अब वो हाल छोड़ जाता है। क्या खूबसूरत तल्लक आपने माजी और हाल का जोड़ा और एक मुस्तकबिल अपने सामने रख दिए। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आप तशरीफ लाई हैं। जब दोबारा बुलाएंगी, आप वादा करेंगी आप ज़रूर आएंगी। और अगर कोई, मैं आपसे चाहूँ कि अगर कोई आपको ऑफ़र दे, आप फिल्म या कोई ड्रामा लिख के दे, तो आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है मेरे पास, बहुत यूनिक आइडियाज़ हैं, तो मैं ज़रूर दूंगी। मैं चाहती हूँ मैं इस फील्ड में आगे जाऊँ। अदाकारी का भी शौक है? अदाकारी का शौक तो बहुत है, लेकिन वो मैं चाहती हूँ पहले मैं इस वाली फील्ड को पकड़ लूँ। अगर अपने ही किरदार अपनी किताब का खुद निभाना पड़े, आप निभा लेंगी? बिल्कुल, इज़ ना? ये श्योर। आप निभा लेंगी। ज़्यादा कैसा संजीदा पसंद है आपको, या आप संजीदा, थोड़ा पागलों वाला। लिखारी भी पागल होते हैं? बिल्कुल, होते ही वो पागल है, तभी तो वो अपने कैरेक्टर में जान डालते हैं। ओहो, किसी दूसरी दुनिया में जाके लिखना। बिल्कुल। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात की इन्होंने। ख़वातीनो हज़रात, बात चली थी किताब पे, और आज जो पर्सनैलिटी आपने देखी, आपने देखा वो कितनी यंग पर्सनैलिटी है, और उन्होंने
एक अपनी ज़िंदगी का जायचा सामने रखते हुए अपना एक पहला एडिशन आधे सांस के नाम से अपनी किताब लिखी। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। अगर किसी को चाहिए हो तो हमसे रब्ता कर सकता है। हमारे थ्रू मैडम आमना से भी जो है वो रुजू कर सकता है और आपको ये किताब मिल भी सकती है। मैडम अगर कोई किताब लेना चाहे या इसको ख़रीदना चाहे तो क्या ये अवेलेबल है? बिल्कुल, जो मेरे पब्लिशर हैं वो भिजवा देते हैं। आपको ये किताब मिल जाएगी। अभी इसकी कीमत भी है कोई? 1000। 1000। वैसे आखिरी सवाल मैं पूछना भूल गया था, कितना टाइम लग गया इस किताब को लिखते हुए? मुझे इस किताब को लिखते हुए 6 मंथ। 6 मंथ्स में आपने ये बुक कंप्लीट किया और कितने सफ़हात पे मुश्तमिल है? ये 380। 380 बहुत मुश्किल काम है। 380 जी सफ़हात पे मुश्तमिल ये किताब है। आप आराम से इसको 365 डेज़ में डेली एक-एक सफ़ा करके पढ़ें तो ये किताब आप मुकम्मल पढ़ सकते हैं। मैडम जाते-जाते लाइफ प्लस चैनल के लिए क्या कहना चाहिए? लाइफ प्लस चैनल अच्छा है, वो चैनल है वो जो चीज़ों को प्रमोट करता है, न्यू चीज़ को सामने लेके आता है, तो थैंक यू बोलूँगी उनको। ओके। आपके अभी तक ऑफिशियल पेजेस हैं? ऑफिशियल पेजेस अभी तक मैंने नहीं बनाए। ये किताब इंटरनेट पे अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल। अगर वहाँ से कोई लेना चाहे या सर्च करना चाहे? जी बिल्कुल। बिल्कुल जी, वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ गूगल से में है, अगर आप आधा सांस लिखते हैं तो वो आ जाता है। लेकिन सांस पूरा लेते हुए लिखना है आपने, आधा सांस। तो ये किताब आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, जाते जाते आखिरी पैगाम, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज की गुफ्तगू में आपको क्या अच्छा लगा? मैडम आमिना का ख्याल, इनकी सोच, इनका लिखना आपको कैसा लगा? बेशक किताब पढ़ने के बाद आप कमेंट करें या किताब से पहले करें, लेकिन प्रोग्राम के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वालेकुम सलाम।